द मोमेंट आई राइट जंप टू द राइट, द ग्रेनेड टुक ऑफ एंड ग्रेनेड ऐसा ब्लास्ट हुआ कि अगले 10-15 सेकंड के लिए मुझे पता ही नहीं चला मुझे क्या हुआ है, मैं जिंदा हूँ, मैं मरा हूँ, क्या है पता ही नहीं चल रहा। 10-15 सेकंड के बाद मुझे थोड़ा बहुत हेलुसिनेशन जिसको बोलते हैं कि एक अजीब सा मैं फीलिंग में था। आँख कानों में गूंजने की आवाज़ आ रही थी, पूरा डस्ट बिखरा पड़ा हुआ है। जो मैं बंकर में बैठा हुआ था पूरा गिर चुका है। स्मेल ऑफ कॉर्डाइट जिसको बोलते हैं, स्मेल ऑफ कॉर्डाइट है, बर्न्ड फ्लेश का स्मेल आ रहा है, ये सब स्मेल आ रहा है बट पीछे से कुछ आवाज़ सुनाई दे रहा है। आवाज़ ये था कि पाकिस्तानी अपने पास दौड़ के आ रहे थे, काउंटर अटैक लॉन्च कर रहे थे। उतना सेंस करते-करते मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। द फर्स्ट थिंग आई सी इज़ जहाँ पे मैं बैठा हुआ था वो बंकर गिरा हुआ था, डस्ट सेटल हो ही रहा था। तब मैं दूर से आँखों से देख रहा हूँ कि मतलब एक व्यक्ति दौड़ता हुआ, फायर करता हुआ पाकिस्तान की तरफ दौड़ता हुआ मेरे पास आ रहा है। एंड वो मेरा बिल्कुल बंकर के सामने आके मेरे को देखता है एंड द फर्स्ट थिंग ही सेज वाज़ नवीन तू डरना नहीं, मैं आ गया हूँ। जैसे मैंने देखा कि मतलब कोई आके मेरे पास आके कुछ बात कर रहा है, मैंने आँखें पूरी तरह से खोला, उसको देखा एंड सेंस किया, समझने की कोशिश किया, वो कैप्टन विक्रम बत्रा मेरे सामने खड़े हुए थे। वो पाकिस्तान की तरफ फायर कर रहे थे, बीच-बीच में फायर करते-करते मेरे को बोल रहे थे, "नवीन तू डरना नहीं, मैं आ गया हूँ।" नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम संदीप है और आज एक खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं 1999 कारगिल वॉर हीरो कैप्टन नवीन नागप्पा सर, जो 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल से ताल्लुक रखते हैं। इन्होंने .4875 को कैप्चर करने में एक अहम योगदान दिया था। तो आज हम सर की लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। सर, डिफेंस कॉरिडोर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। We are really honored to have you here. थैंक यू संदीप, थैंक यू। इट्स इंडीड अ प्लेजर टू बी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म पे आके मेरा जो लाइफ एक्सपीरियंसेस है, कारगिल वो युद्ध के जो एक्सपीरियंस है, डिफेंस कॉरिडोर में शेयर करने का आप लोगों ने मुझे मौका दिया। इसलिए थैंक यू, थैंकिंग ईच वन ऑफ यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। सर, मैं स्टार्ट करना चाहूंगा आपके अर्ली डेज से। सर, आपका बचपन कैसा था और क्या सर आपने बचपन में ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे आर्मी की तरफ जाना है? देखिए, असल बात अगर बोलूँगा तो मैं एक कर्नाटका में एक जगह है हुबली, जो कि धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ से बिलॉन्ग करता हूँ। 20-22 साल पहले जो क्या था, द अवेयरनेस ऑफ द डिफेंस फोर्स वाज़ नॉट मच। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता था। आजकल के ज़माना नहीं है कि हमने बटन दबाया या सब कुछ इन्फॉर्मेशन आ गया, ऐसा नहीं था। मेरे बचपन की अगर मैं बात करूँगा तो आई वाज़ सॉर्ट ऑफ एन आउटडोर पर्सन। मतलब आप कोई भी खेल ले लो, कोई भी गेम्स ले लो, आई वाज़ रियली गुड एट इट। सो व्हाट आई मीन टू से इज़ आई वाज़ नॉट ऑफ दैट एकेडमिक ओरिएंटेड जो बोलते हैं ना, ऐसा बंदा नहीं था कि पढ़ाकू बंदा नहीं था। आउटडोर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करता रहता था। लेकिन मुझे तब ये पता नहीं था कि डिफेंस फोर्स क्या होता है, आर्मी क्या होता है, आर्मी जॉइन करना, ये मेरे मन में था ही नहीं स्टार्टिंग में। ये ख्याल कब से शुरू हुआ वो भी बताना चाहूँगा। जब मैं पीयूसी कर रहा था, प्लस 2 कर रहा था, उस टाइम पे देयर इज़ अ कॉलेज कॉल्ड पीसी जैबिन साइंस कॉलेज। वहाँ पे मैंने प्लस 1 और प्लस 2 दैट इज़ पीयूसी मैंने किया, 2 साल वहाँ पे पढ़ाई किया साइंस कॉलेज में। वहाँ पे मैं अपना एक एनसीसी ऑफिसर था, उसको देखता था एंड दैट वाज़ द फर्स्ट टाइम आई हैड सीन समबडी इन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म पहनते हुए मैंने पहली बार किसी को देखा हुआ था। मतलब फौज के यूनिफॉर्म, पुलिस को तो देखा होगा, फायरमैन को देखा होगा, बट एज़ फौजी जो होते हैं उसको यूनिफॉर्म में मैं पहली बार देख रहा था। एंड व्हेन आई सॉ हिम, दैट इज द टाइम आई रियलाइज्ड भाई एक कैसे बंदे बात करते हैं, कैसे उनका चाल चलन होता है, कैसे वो लोगों से बात करते हैं, उनका डिसिप्लिन, उनका रहन सहन बड़ा अच्छा लगने लगा मुझे। तब तक मेरे दिमाग में ही नहीं था आगे जाके करूंगा क्या। 2 साल पीयूसी खत्म हो गया एंड देन आई जॉइंड माई इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री मैंने हासिल की है बापूजी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में। वहाँ पे भी एक एनसीसी यूनिट था, एनसीसी ऑफिसर। आई वाज रियली इम्प्रेस्ड बाय दैट एनसीसी ऑफिसर एंड ये बात मैं कहना चाहूँगा, आई वाज नॉट पार्ट ऑफ द एनसीसी। एनसीसी में मैं नहीं था, फिर भी उस ऑफिसर से जब भी मैं इंटरेक्ट करता था, एज़ आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, मुझे कैंपिंग का बड़ा शौक था, ट्रेकिंग का बड़ा शौक था, आउटडोर एक्टिविटीज़ जो भी मेरे से करवा लो मैं कर लेता था। तो मैं कैंपिंग के जब ट्रेकिंग और कैंपिंग कर रहा था, तब भी एनसीसी ऑफिसर से मेरी मेल मुलाकात ज़्यादा हो गया। वो मुझे गाइड करते थे।
एंड उस टाइम पे जब हम ट्रैकिंग के लिए जाते थे, दैट इज द टाइम ही यूज्ड टू नरेट स्टोरीज, वो युद्ध के उनके उनके यूनिट के बारे में, उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में, परमवीर चक्र के बारे में, ये सब मुझे बताया करते थे। एंड दैट इज द टाइम आई रियलाइज्ड, हाँ भाई, अगर मुझे कोई करियर बनाना है, अगर मुझे कुछ आगे जाके बनना है, all I wanted was to join the defense forces, and that too because I wanted to don the uniform, जो कि आर्मी का जो एक ऑलिव ग्रीन जो यूनिफॉर्म होता है वो मुझे पहनना था, बिकॉज आई स्ट्रांगली बिलीव जब आप ट्रेनिंग करते हो, जब आप कमीशन होते हो, जब आपको यूनिफॉर्म पहनने को मिलता है, एंड जब आपके कंधे पे 2 स्टार आ जाते हैं, एंड आई रियली वांटेड दैट बिकॉज आई स्ट्रांगली बिलीव 2 stars ऑन माई शोल्डर आर बेटर देन थाउजेंड्स इन द स्काई। सो उस जज्बा जो कि मैं इंजीनियरिंग का था, वहां पे मेरा जज्बा जो कायम हो गया कि मैंने अगर कुछ करना है तो वो डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करना है। तो मेरा फौज का जो शुरुआत हुआ, जो ड्रीम जिसको कह सकते हैं, जो इच्छा शक्ति जिसको कह सकते हैं, वो वहां से शुरू हुआ। या संदीप। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच सर। या सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारे व्यूवर्स को कारगिल वॉर के बैकग्राउंड के बारे में बताएं कि एक्चुअल में सर कारगिल वॉर हुआ क्यों था। ओके, जैसे मैं बता रहा था आपको, मेरे इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद मैंने फर्स्ट जो इंटरव्यू दिया था, पहला, मतलब मेरे साथी, बहुत सारे मेरे साथी थे जो कि इंजीनियरिंग साथ में हमने पढ़ाई खत्म किया था। बहुत सारे दे वांटेड टू गो टू यूएसए जाना चाहते थे, कोई एमएस करना चाहता था, कोई एमटेक करना चाहता था, एमबीए उस टाइम पे नया नया चीज बना था, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो काफी लोग एमबीए कर रहे थे, कंप्यूटर कोर्स कर रहे थे, लेकिन मेरे लिए तो एक ही सपना था, एंड दैट्स द फर्स्ट इंटरव्यू आई अटेंडेड विच वाज सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। एंड आप बोलते हैं ना कि भगवान, आपको जब मन से कुछ चाहोगे तो भगवान भी आपका साथ देने लग जाता है। तो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्ट हो गया। देन आई वेंट टू इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। वहां पे 1 साल ट्रेनिंग के बाद तो मेरा जो पहला यूनिट था, दैट वाज 13th बटालियन जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स। जनवरी 1999 में मैं जाके इस यूनिट को ज्वाइन करता हूँ। यूनिट उस टाइम पे 13th बटालियन जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स, जो भी डिफेंस से थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, सबको पता है कि 13th जैकरिप ने क्या कारनामा कर दिखाया कारगिल वॉर में। उस यूनिट को मैंने ज्वाइन किया जनवरी 1999 में। डेफिनेटली सर। या जनवरी 99 में वो यूनिट जो थी वो सोपूर करके जगह, श्रीनगर से अराउंड 40-50 किलोमीटर की दूरी पे है, वहां पे डिप्लॉयड थी। ये कहने की ये कोशिश कर रहा था, इट वाज नॉट ऑन लाइन ऑफ कंट्रोल। जो वहां पे मिलिटेंट एक्टिविटीज होते हैं, आतंकवादी जो हरकतें होते हैं, उसके ऊपर काबू रखना अपना काम था। तो जनवरी में मैंने ज्वाइन किया। जनवरी में जब ज्वाइन करता है, आप लोगों को पता है कि व्हेनेवर समबडी जॉइंस द यूनिट, एंड व्हाट अ यूनिट इट वाज, 13th बटालियन जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स। तब तक वो लाइमलाइट में नहीं था, बट द काइंड ऑफ ऑफिसर्स वेर देयर इन द बटालियन, फैंटास्टिक ऑफिसर्स। मेरा जिस तरह से ग्रूमिंग हुआ, 1 साल को तो ट्रेनिंग हुआ ही हुआ था मेरा, बट उस 5-6 महीने के अंदर मेरा जो ग्रूमिंग हुआ, मुझे जैसे जैसे जब भी ज्वाइन करते हैं ना, बेबी ऑफ द बटालियन बोलते हैं, मतलब बच्चा है अभी, तो मतलब बटालियन में तो बच्चा ही है जब ज्वाइन किया हूँ। तो उसको प्रॉपर तरीके से ग्रूमिंग किया जाता है कि मतलब अकेडमी में तो आपने ट्रेनिंग हासिल कर लिया, बट यहाँ आके पूरे तरह से आपको एक्चुअल इसके बारे में सिखाया जाता है, एंड दैट परफेक्टली मेरा जो एक ग्रूमिंग हुआ था अच्छी तरीके से हुआ था। तो जनवरी से लेके मई तक, मतलब अगले 4-5 महीने तक हम ये लोग काम करते रहे वहां सोपुर में। जो कि आप बैकग्राउंड की बात कर रहे थे, कारगिल वॉर जब शुरू होता है, हमें क्या बोला जाता है कि आप सोपुर में हैं, हमें यूनिट को आदेश मिलता है, 13th बटालियन जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स को आदेश मिलता है कि आप वो जगह छोड़ दीजिए, कारगिल में आके डिप्लॉय कीजिए, क्योंकि युद्ध छिड़ चुका है। तो नाउ वी स्टार्ट मूविंग। पूरा यूनिट को हमने पैक किया, श्रीनगर क्रॉस किया, जोजिला पास क्रॉस किया, देन वी वेंट टू द कारगिल सेक्टर, एंड वहां पे हमने कैंप लगा दिया। नाउ कमिंग टू द बैकग्राउंड, कारगिल युद्ध क्यों शुरू हुआ। श्रीनगर से ले हाईवे जो है, वो करीब करीब 400 किलोमीटर की दूरी का वो एक हाईवे है। देयर आर लॉट ऑफ हिलॉक्स, बहुत सारे वहां पे पहाड़ है, एंड उस पहाड़ पे क्या होता है, हम लोग वैंटेज पॉइंट जिसको बोलते हैं, मतलब उस पहाड़ जो हाईवे के नजदीक है, और हाईवे को हम उसके ऊपर, पहाड़ के ऊपर बैठ के जिस हाईवे को डोमिनेट कर सकते हैं, उस हाईवे को हम, उस पहाड़ को हम ऑक्यूपाई करके बैठते हैं। एंड आप एक बार सोच के देखिए, अगर पहाड़ के ऊपर एक छोटा सा एक प्लेटून बैठा हुआ है, 10 लोग बैठे हुए मान लीजिए, उस 10 लोगों का खाना, आर्म्स एंड एमुनेशन,
एंड मेडिकल सप्लाई, व्हाटएवर सप्लाईज हैज टू बी देयर, वो नीचे से लोगों को एक हफ्ते में एक ऊपर जाना पड़ता है, उसको वहां पे ड्रॉप करना पड़ता है, खाना हो गया, एम्बुलेंस एडमिशन हो गया, फिर नीचे आना पड़ता है। तो ये एवरी वीकली एक्सरसाइज है, हर हफ्ते में एक एक कार्रवाई होता है कि लोग जाते ऊपर खाना पहुंचाते वापस आते हैं। तो दिस वहां पे आप लोगों को पता है कि बहुत सारा स्नो गिरता है वहां पे। एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंस इज वी कैन नॉट मेंटेन द पोस्ट। जब बर्फ बहुत पड़ जाता है तो ये सिस्टम नहीं चलेगा वहां पे। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको विंटर में वेकेट करके आ जाते हैं, उसको छोड़ के आ जाते हैं। एंड वेन एवर द स्नो मेल्ट्स, जब वो आइस पूरा पिघलना पिघलना शुरू हो जाता है, तब हम उस पोस्ट को जाके फिर से ऑक्यूपाई करते हैं एंड अगले मौसम तक वेट करते हैं। तो हम लोग जो विंटर वेकेटेड पोस्ट करते हैं, एंड सिमिलर थिंग इज डन बाय द पाकिस्तानीज आल्सो। पाकिस्तानी आर्मी भी यही एक सिस्टम फॉलो करता है कि विंटर को वेकेट करता है एंड स्नो पिघलने से पहले थोड़ा सा जब पिघलने शुरू हो गया वो आके ऑक्यूपाई कर देते हैं। बट 1999 में इन्होंने क्या किया, दिस वाज बीइंग डन, हम सालों से ये चलता आ रहा था। कहीं लिखित में कोई कन्वेंशन साइन नहीं हुआ था, कोई एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ था, बट सालों साल ये चलता आ रहा था, ये सिलसिला चलता आ रहा था। बट 99 में दे बिट्रेड अस, हमें धोखा देते हुए उन्होंने क्या किया, जो उन्होंने उनके पोस्ट ऑक्यूपाई करने थे उनको छोड़ के जो हमने विकेट किया था, हम वहां पे जाके वहां पे डिप्लॉय होने से पहले वो हमारे पीक्स को ऑक्यूपाई कर गए, दे ऑक्यूपाइड आवर पीक्स। दैट इसके भी कुछ कारण है जो कि बहुत ज्यादा बैकग्राउंड में हिस्ट्री में जाने के जैसे हो जाएगा, तो मैं उसके बारे में बताना नहीं चाहूंगा। कि एक साल पहले हमने न्यूक्लियर ब्लास्ट किया था, न्यूक्लियर ब्लास्ट किया था, उसके इमिडिएटली पाकिस्तान इज आल्सो इन 15 डेज टाइम और 13-14 डेज टाइम के अंदर उन्होंने भी न्यूक्लियर ब्लास्ट कर लिया। तो एज अ रिजल्ट देयर वर इंटरनेशनल सैंक्शंस। एंड ये सब जब झगड़ा चल रहा था दोनों आपस इंडिया और पाकिस्तान के बीच, माहौल बड़ा गर्म था, बट एट द सेम टाइम देयर वाज इंटरनेशनल सैंक्शंस आल्सो। इकोनॉमिकल सैंक्शन मान लीजिए, टेक्नोलॉजिकल सैंक्शन मान लीजिए, ये सब सैंक्शंस लगाया गया अपने ऊपर। तो उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री थे वाजपेयी जी, उनने सोचा इस डिफरेंसेस को हम क्यों ना मिटा दे एक साथ। तो लाहौर के लिए बस डिप्लोमेसी करते हैं। बट ये शायद दोनों जब हम लोग ये मित्रता बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, कहीं उस बात को आर्मी ने बहुत गंभीरता से ले लिया। उन्होंने बोला कि मतलब अगर ये हम दोनों के बीच, इंडिया और पाकिस्तान के बीच सब कुछ सेटल हो जाएगा, तो उनका रेलेवेंस क्या रहेगा, उनका मतलब क्या रह जाएगा, उनका डोमिनेंस कहाँ रह जाएगा। तो उन्होंने ये एक्टिविटी प्लान किया कि विंटर वेकेटेड पोस्ट इस बार जो है 1999 का, वो उनका पोस्ट छोड़ के अपने पोस्ट को जाके ऑक्यूपाई कर देंगे। तो ये काफी सारा पोस्ट को उन्होंने ऑक्यूपाई कर दिया एंड दैट इज द जेनेसिस, दैट्स द बिगिनिंग। तो ये एक्चुअल लड़ाई कैसे किया उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। जब ये लोग पाकिस्तानियों ने आके अपने ऊपर, अपने पहाड़ के ऊपर कब्जा कर लिया, एंड व्हेन दिस इंटेलिजेंस रिपोर्ट केम, भारतीय सेना को जब ये पता चला कि हाँ भाई ऐसे लोग आके बैठ गए हैं, लेकिन पूरी तरीके से इंटेलिजेंस रिपोर्ट अपने पास नहीं था कि कितने पहाड़ पे ऑक्यूपाई कर लिया है, कितना लोग बैठे हुए, उनके पास क्या क्या हथियार है, ये सब जानकारी अपने पास नहीं था। तो व्हाट इंडियन आर्मी डिड वाज, वी सेंट अ रिकॉनेसेंस टीम। रिकॉनेसेंस का मतलब ये होता है कि आप पहाड़ के ऊपर जाते हो, वहां से इंटेलिजेंस गैदर करते हो। आप खाली ये देखते हो कि वहां पे कितने लोग बैठे हुए, उनके पास हथियार कौन कौन से है, वो अगर उनका ड्यूटी अगर चेंज होता है तो कैसे चेंज होता है, आर्म्स एंड एम्युनिशंस क्या है, ये सब उनको एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट गैदर करके वापस नीचे आना होता है। लड़ने का मकसद नहीं होता है। रिकॉनेसेंस मिशन जिसको हम बोलते हैं, इंटेलिजेंस गैदरिंग भी हम उसको बोल सकते हैं। तो इंडियन आर्मी ने एक टीम को डिटेल किया कि आप जाके इंटेलिजेंस रिपोर्ट करके लेके आ जाइएगा। उस टीम को जो लीड किया था, वो उसमें एक लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया करके एक अफसर थे, जो कि 4 जाट रेजिमेंट, एंड उसके 4 और साथी, ये 5 लोग कुल मिला के, उनके पास जितना अपने सुरक्षा के लिए जितना आर्म्स एंड एम्युनिशन चाहिए होगा उतना वो कैरी करते हैं, बजरंग पोस्ट की तरफ चल पड़ते हैं। 4 जाट रेजिमेंट बजरंग पोस्ट के ऊपर चढ़ने शुरू कर देते हैं ये लोग इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए, सौरभ कालिया जी और उनके 4 और साथी। तो ये चलते 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 वो पहाड़ के ऊपर चलते जाते हैं, चढ़ते जाते हैं। एक समय ऐसे आ जाता है कि मतलब वो लगभग बुरी तरह से अंदर फंस जाते हैं। अंदर फंस जाते हैं मतलब पाकिस्तानी जो ऊपर बैठे हुए थे वो पूरे एनसर्कल करके बैठे हुए थे, इनको अंदर आने का मौका दिया। जैसे ही अंदर आ गए लोग, जैसे ही उनको लगा कि ये लोग फंस गए, वहां से अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट हो जाता है पाकिस्तानियों का। एंड अनफॉर्चुनेटली व्हाट हैड हैपेंड वाज, अपने जो 5 ही साथी थे, बट
उनके पास लगभग 80 से ज़्यादा लोग थे, तो उन्होंने एक्यूरेट फायर करना शुरू कर दिया क्योंकि वो पहाड़ पे बैठे हुए थे, बंकर मतलब फोर्टिफाइड बंकर्स में बैठे हुए थे और ये 5 लोग ओपन में थे। तो उनका अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गया। ये लोग भी ऐसा नहीं कि उन्होंने गिव अप कर दिया, जितने उनका आर्म्स एंड एम्युनिशन 5 ही लोग थे। मकसद ये नहीं था लड़ाई लड़ने का, तो लिमिटेड आर्म्स एंड एम्युनिशन कैरी कर रहे थे। जब तक वो लड़ सकते थे, तब तक उन्होंने लड़ा एंड फाइनली उनका पास जो आर्म्स एंड एम्युनिशन था, वो पूरा खत्म हो गया। खत्म होने के बाद जो है पाकिस्तानियों ने इनको युद्ध बंदी प्रिजनर ऑफ वॉर जो हम बोलते हैं, इनको प्रिजनर ऑफ वॉर ले लिया गया। एंड यकीन मानिए इस चीज को, देर इज अ कन्वेंशन कॉल्ड जेनीवा कन्वेंशन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर ऑफ वॉर। मतलब उसमें साफ तरीके से लिखा गया है कि आप एक अगर किसी को युद्ध बंदी लेते हो, उनके साथ आपका रहन सहन कैसा होना चाहिए, उनको कैसे ट्रीट करना चाहिए, आपको अगर इंट्रोगेट करना है तो किस तरीके से इंट्रोगेट करना चाहिए, उनको क्या मेडिकल अटेंशन मिलना चाहिए, आप मतलब अदर कंट्री को आपने किस हिसाब से किस तरीके से कितने दिन के अंदर कितने समय के अंदर इंफॉर्मेशन भेजना है, ये सब लिखित में है। हमने इस कन्वेंशन को साइन किया हुआ है, मतलब भारत ने इस कन्वेंशन को साइन किया हुआ है, हालांकि पाकिस्तान ने भी साइन किया हुआ है। बट आपको ये सोचना चाहिए कि मतलब इन स्पाइट ऑफ साइनिंग दिस कन्वेंशन, इन 5 लोगों को युद्ध बंदी बनाने के बाद 21 दिन के लिए 21 डेज, कैन यू इमेजिन 21 दिन के लिए उनको इतनी बुरी तरीके से टॉर्चर कर किया गया है। आप सोच के देखिए 21 दिन अगर आप किसी एनिमी कैंप में हो एंड देयर रूथलेस क्रिमिनल सॉर्ट्स ऑफ अ थिंग, अगर आपके 5 बंदे वहां पे फंस जाते हैं 21 दिन के लिए, उनके साथ क्या क्या व्यवहार किया होगा। 21 दिन के बाद जब ये 5 जो बॉडीज है वापस भारतीय सेना को वापस सौंपा गया, पाकिस्तानियों ने इस 5 बॉडीज को सौंप सौंप दिया, दैट द एंटायर कंट्री एंटायर वर्ल्ड वाज शॉक्ड कि मतलब कोई एक इंसान दूसरे इंसान के साथ ऐसे व्यवहार कैसे कर सकता है। उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहता था, उनका जो स्कल था वो फ्रैक्चर हुआ था, इतनी बुरी तरीके से मारा हुआ था। उनके जो आंखें हैं उनको नोच लिया गया था, उनका जो होठ है, होठ नो लिप्स वेर कट, टंग्स वेर कट, टीथ मतलब जो दांत है उसको तोड़ दिया गया था। यहाँ तक के जो जो गर्म सरिया जिसको बोलता है उसको ईयर में घुसाया गया। बुरी तरीके से मतलब उनको टॉर्चर करने के बाद 21 दिन के बाद उनके पास जब एक कोई मतलब उन्होंने जान बची नहीं थी, तब उनको गोली मार कर उनका उनका नो अंत कर दिया गया एंड इट वाज हैंडेड ओवर बैक टू द इंडियन आर्मी। अब मेरे लिए ये कहना चाहूंगा कि एक पर्सनल लॉस था, हालांकि कोई भी सोल्जर अगर मरता है तो उतना ही दुख होता है, बट स्टिल कैप्टन सौरभ कालिया, लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया उस टाइम पे जो लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया थे, इट वाज अ पर्सनल लॉस फॉर मी बिकॉज यू नो हम दोनों ने साथ में ट्रेनिंग किया था, आईएमए में दोनों 1 साल साथ ही ट्रेनिंग किया, साथ में ही कमीशन हुए थे ऑफ कोर्स एंड मुझे उनके साथ बड़ा अच्छा रिश्ता था, बड़े नज़दीक दोस्त थे मेरे। तो his loss was really terrible, felt really bad about it, but the things have to carry on and then the Indian army, we all said to ourselves, हमने ये अपने आप को बोला कि the harder you hit us, the stronger we are going to bounce back। आपने जितनी जितनी अपने जोर से हमें दबाने की कोशिश करोगे उतना ही मतलब हम पलट के वार करेंगे आपसे। तो इंडियन आर्मी कंडक्टेड वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑपरेशंस, माउंटेन वॉरफेयर जिसको बोलते हैं, अगले 40-50 50-60 डेज के अंदर इंडियन आर्मी कंडक्टेड वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑपरेशंस व्हिच इज कंसीडर्ड एज द बेस्ट माउंटेन वॉरफेयर दैट वाज एवर कंडक्टेड एंड दैट इज हाउ वो शुरुआत कारगिल युद्ध का यहां से शुरू हुआ था। हाँ जी संदीप। ओके ओके, थैंक यू सर। सर मैं ये पूछना चाहूंगा कि इंडियन आर्मी ने कैसे .5140 को कैप्चर किया था और उसके बाद कैसे .4875 को कैप्चर किया, और .4875 को सबसे डिफिकल्ट और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्यों माना जाता है कारगिल वॉर का? ओके, मेरा जो यूनिट था 13th बटालियन जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स, हमने 2 अटैक लॉन्च किया था। पहला जो अटैक था .5140 के ऊपर एंड दूसरा जो अटैक था 4875 के ऊपर। पहला मैं ये बताना चाहूंगा ये होता क्या है .5140 हम क्यों कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया ये श्रीनगर से ले हाईवे तक जो है 400 किलोमीटर की दूरी है, बहुत सारे बड़े बड़े पहाड़ है वहाँ पे। आपने टाइगर हिल का नाम सुना होगा। इतने सारे पहाड़ होने के कारण हर एक पहाड़ को नाम से नहीं पुकारा जाता। हर एक पहाड़ को, जैसे टाइगर हिल हो गया, जैसे तोलोलिंग हो गया,
बाकी सारा जो फीचर्स है, बाकी सारा जो पहाड़ जो है, उनको उसके एल्टीट्यूड से नापा जाता है, उसका नाम वहीं से पड़ जाता है। मतलब 0.5140 का मतलब ये होता है, इट इज़ एट एन एल्टीट्यूड, उसका जो लंबाई है, दैट इज़ 5140 मीटर्स अबोव सी लेवल। तो इसलिए उसका नाम 0.5140 माना जाता है। मतलब आप मैप में अगर ढूँढोगे, तो आपको 5140 मार्क दिखाई देगा, तब आपको पता चल जाता है ये 5140 मीटर्स अबोव सी लेवल पे, एंड उस पहाड़ को आइडेंटिफाई किया जाता है। सो दिस इज़ हाउ द फीचर्स आर नेम्ड। तो फर्स्ट अटैक जो था 0.5140 पे था। हम अटैक कोई भी अटैक करने से पहले, मतलब आपने एक पहाड़ को अटैक करना है, मान लीजिए आपने इस पहाड़ को अटैक करना है, इसकी पहाड़ के ऊपर कुछ पाकिस्तानी बैठे हुए हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसके बगल वाला जो पहाड़ है, जो कि अपने कब्जे में है, जो कि ऑक्यूपाइड नहीं है, उसको हम रात भर चलते हैं, एंड सुबह होने से पहले वहां पे बैठ जाते हैं, एंड पूरा दिन उसको ऑब्जर्व करते हैं कि मतलब इसके ऊपर कितने लोग हैं, उनका आर्म्स एंड एमिनिशंस क्या है, अगर वो ड्यूटी उनका चेंज होता है तो कैसे चेंज होता है, हमें अगर अटैक करना है तो कौन सा रूट अटैक करना पड़ेगा, अगर हमें कोई चोट लग जाता है किसी को, उनको कैसे नीचे उतरना पड़ेगा, उनका अगर सप्लाई लाइन, उनको अगर ब्लॉक कर देना है ताकि उनको सप्लाईज न आए, तो उनको वो कैसे ब्लॉक किए, ये सब हम पूरे दिन भर बैठ के उसको एक प्लान जैसा बनाते हैं, एंड फिर अगले दिन रात होने के बाद हम नीचे उतर के आते हैं, एंड देन वी सिट एंड डिस्कस द प्लान कि कैसे प्लान को करना है। दिस इज कॉल्ड एज अगेन अ रिकॉनेसेंस मिशन। ये सब करने के बाद डिसाइड होता है कि मतलब हमें कैसे अटैक करना है। तो डी डे का मतलब है जिस दिन हमें अटैक को लॉन्च करना है, वो 19 जून था। 19 जून 1999 हमें 0.5140 पे अटैक लॉन्च करना था। मेरे जो आपके कमांडिंग ऑफिसर थे उस टाइम पे, उन्होंने प्लान को पूरी तरह से सुना, हम लोगों ने डिस्कस किया, ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, प्लान फाइनलाइज हुआ, एंड उसके बाद कमांडिंग ऑफिसर ने एक घोषणा की कि मतलब इस अटैक को कौन कौन लॉन्च करने वाला है, कौन सा कंपनी इसको लॉन्च करेगा। एंड दिस अटैक वॉज टू बी लेड बाई, as you all know, कैप्टन विक्रम बत्रा एंड कैप्टन संजीव सिंह जामवाल। These were the two officers who were selected। 0.5140 को जो अटैक करना था, कैप्टन संजीव सिंह जामवाल और कैप्टन विक्रम बत्रा, ये दोनों ऑफिसर ने अटैक लॉन्च करना था। तो 19 जून को ये लोग अटैक करते हैं, एंड लेट मी टेल यू, इट वाज सच अ फैंटास्टिक एंड फाइनेस्ट अटैक। मुझे अच्छी तरह से याद है, हम सब लोग, अटैक शुरू हो चुका है, मैं उस टाइम पे रिजर्व में था, आई वाज नॉट इन द बैटलफील्ड, मैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, आई वाज इन द रिजर्व। तो हम Yes. सब लोग बैठे हुए हैं रेडियो सेट के बगल में बैठे हुए कि ताकि कुछ मैसेज आएगा तो हमें पता चलेगा वहाँ पे पहाड़ के पे क्या हो रहा है। ऑल दैट स्टफ इज हैपनिंग। लगभग 24 आवर्स बीत जाता है कि कोई मैसेज नहीं आता, हमें टेंशन हो रहा है कि भाई क्या हुआ, कोई भी मैसेज नहीं आ रहा। अल्टीमेटली एक बार ना रात को सुबह होने से पहले, नेक्स्ट डे सुबह होने से पहले एक मैसेज आता है। द मैसेज वाज या। ओ या का मतलब ये था, इट वाज अ सक्सेस सिग्नल। कैप्टन संजीव सिंह जामवाल का एक सक्सेस सिग्नल था। हम उस रेडियो सेट में जब बात करते हैं, कैप्टन संजीव सिंह जामवाल अटैक फ्रॉम राइट, कैप्टन विक्रम बत्रा अटैक फ्रॉम राइट, वी हैव वन, वी हैव लॉस्ट, ये सब हम सब कुछ कोड वर्ड में होता है, ताकि अगर एनिमी सोल्जर्स हमें सुनने की कोशिश करते हैं, हमारा जो रेडियो सेट उसको टैप करते हैं, अपना बात सुन भी लेते हैं, तो उनको समझ में नहीं आना चाहिए, इसलिए हम सब कोड वर्ड में बात करते हैं। तो द फर्स्ट मैसेज आफ्टर अटैक वाज लॉन्च्ड, जो पहला मैसेज था ओ या करके था। तब हमें पता चल गया संजीव सिंह जामवाल जो अटैक किया था वो सक्सेस हो गया। बट सब चिंता सबको कैप्टन विक्रम बत्रा की लगी हुई थी, सब, क्योंकि उनको सबको पता है कि मतलब वो कितना जोशीली इंसान है, कितना वो मतलब फुल ऑफ स्पिरिट है, फुल ऑफ जोश है, जज्बा है उनमें, वो मतलब डरने वाले इंसान नहीं है, घुस जाएंगे अंदर। इसलिए हमें चिंता हो रही थी कि कैप्टन विक्रम बत्रा से कोई मैसेज नहीं आ रहा। तो अल्टीमेटली मतलब ये फर्स्ट मैसेज आने के अराउंड 40 ऑड मिनट्स के बाद एक और मैसेज आता है, वो था ये दिल मांगे मोर। एंड ये सुनते ही मतलब एक इतना अच्छा सा माहौल बन गया वहां पे कि मतलब इट वाज लाइक फैंटास्टिक। मतलब दोनों लीडर्स ने, दोनों ऑफिसर्स ने अटैक को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया, बड़ा खुशी हुआ। बट मैं एक बात आपको कैप्टन विक्रम बत्रा के पर्सनालिटी के बारे में बात करना चाहूंगा। अगर हमें, मान लीजिए हमें कोई चोट लग जाता है, सर दर्द हो जाता है, पेट दर्द हो जाता है, कुछ भी अगर छोटा सा तकलीफ हो जाता है, तो हम ये चाहते हैं जल्द से जल्द उस तकलीफ को हटाया जाए, जल्द उस तकलीफ से हम बाहर आए। युद्ध के मैदान में आप समझ सकते हो कि अगर आपको पता नहीं चलेगा कि आपका कौन सा जो आपका लास्ट स्टेप जो है वो आखिरी स्टेप हो सकता है। मतलब आपने पैर रखा,
हो सकता है वहाँ पे शेल गिरा और वो आपको उड़ा ले जाएगा, या हो सकता है आप आगे जाने की कोशिश कर रहे हो, बुलेट एक आके इधर गिरेगा आपको, मतलब वहीं वहीं पे लिटा देगा। ये सब इतना कठिनाई, इतना परेशानियों के बाद, मतलब 2 रात तक लगातार लड़ते उस पूरे पहाड़ के ऊपर कब्जा करके इतना, मतलब जोखिम भरा काम को निभाते वहां पे जाने के बाद पॉइंट 40 के ऊपर तिरंगा लहराने के बाद अगर कोई व्यक्ति ये दिल मांगे मोर बोल सकता है, तो यू कैन इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन ही वाज। उनके ऊपर उनके अंदर कितना जोश और जज्बा था, आप समझ सकते हो। बहुत से लोगों ने ये इंटरव्यू देखा होगा कैप्टन विक्रम बत्रा का, जो कि बरखा दत्त ने लिया था, ओके टेंट में उन्होंने इस इंटरव्यू को लिया था, एंड मैं भी उस साथ में बैठा हुआ था। यस सर। उस टाइम पे कैप्टन विक्रम बत्रा बोल रहे हैं कि मतलब वी वांटेड दैट देयर शुड बी मोर बंकर्स, देयर शुड हैव बीन मोर चैप्स, यू नो, वी वांटेड टू रश, वी वांटेड टू गो। उसका कहने का बेसिकली ये मतलब था, शायद उनको मौका मिलता तो 0.5140 तो छोड़ो, उसके आगे भी शायद घुस जाते। उनका मतलब उनका नेचर ऐसा था, उनका व्यक्तित्व ऐसा था। तो 0.5140 हमने जीत लिया। जीतने के बाद हमने उस पहाड़ को किसी और को हैंड ओवर किया, हम लोग नीचे आ गए। नीचे आने के बाद अगेन बेस्ट पार्ट वाज अपना कोई मतलब भारतीय सेना का कोई भी इसमें कैजुअलिटी नहीं हुआ था, लेकिन हम 0.514 जीत गए थे। तो ऑब्वियस सी बात है, जाहिर सी बात है, बड़ा खुशी हो रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था कि हमने एक बैटल को हमने जीत लिया है। अपने एक भी साथी को कोई खरोच तक भी नहीं आया। वी वर वेरी हैप्पी, तो सॉर्ट ऑफ सेलिब्रेशन मूड में थे। बट मुझे कहीं पे थोड़ा सा बैक ऑफ द माइंड लग रहा था, भाई मुझे क्यों नहीं मौका मिला, ये मुझे भी जाना चाहिए था। इतना नजदीक है, युद्ध के मैदान में है, लेकिन मुझे युद्ध करने का मौका नहीं मिल रहा। आई वाज प्रेइंग टू गॉड, भगवान मुझे भी मौका दे दो। Again, as I told you, I was praying to God with pure heart, probably because of which भगवान ने सुन लिया लगता है मेरा। तो हमें एक और मैसेज मिलता है कि आपको 0.4875 पे अटैक करना है। 0.4875 का आपने पूछा था कि मतलब why was 0.4875 important? Before I tell कि why it was important, how the battle was fought, हमने युद्ध कैसे लड़ा, उससे पहले एक बताना चाहूंगा कि why it was so important. इंडिपेंडेंट इंडियन हिस्ट्री में, मतलब भारत के स्वतंत्र भारत के इतिहास में, अगर कहीं एक बैटल के ऊपर, अगर एक लड़ाई में अगर किसी को 2 परमवीर चक्र मिला हुआ है, दैट इज ऑन 0.4875. You can understand, you can gauge, you can assimilate, you can estimate the importance of 4875. It was that difficult, it was that important, it was that advantageous to have that, because आप 0.4875 के ऊपर अगर बैठ गए, इसका मतलब है लगभग 20 किलोमीटर का जो हाईवे है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। तो दैट वाज द इम्पोर्टेंस। उस 20 किलोमीटर का स्ट्रेच में अगर कोई भी गाड़ी मूवमेंट आएगा तो आप डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में है, डायरेक्ट शेलिंग करा सकते हो। इसलिए 0.4875 को जीतना बहुत ज्यादा जरूरी था। नाउ लेट्स कम टू द अटैक। अटैक के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा, आप सब लोगों ने लड़ाई के बारे में जब आपने मूवी देखा होगा, पढ़ा होगा, टीवी में देखा होगा, सुना होगा, सब लोग लड़ाई के बारे में स्ट्रेट अवे बात करते हैं कि मतलब लड़ाई छिड़ गई, गोली फायर हो गया, किसी को चोट लग गया, कोई शहीद हो गया, कोई हमने वो पहाड़ जीत लिया, ये सब सुना होगा आपने। बट फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, मतलब जो आदमी जो वहां से गुजर के उस चीज को देख के आया हुआ है, उनकी जबानी बता रहा हूँ, क्योंकि उस वक्त में मैं वहां पे था। What you should understand is, what you should learn is, what you should understand and know is, एक सोल्जर की मन में उस टाइम पे क्या क्या विचार चलते हैं, व्हाट इज द मेंटालिटी ऑफ अ सोल्जर, हाउ डज ही थिंक, हाउ डज ही रिएक्ट, वो बताने के लिए आपको वाक्य, टू इंसिडेंट्स बताना चाहूंगा। मुझे ज्वाइन होके जनवरी में मैंने ज्वाइन किया था, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट जुलाई के महीने की बात कर रहे हैं। अपना यूनिट 13th बटालियन जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स जो है, वो एक फॉर्मेलिटी फॉलो करता है, एक कस्टम फॉलो करता है, एक ट्रेडिशन फॉलो करता है। द फर्स्ट ट्रेडिशन व्हाट वी फॉलो इज, युद्ध में जिस दिन जब हमें जाना होता है उस दिन मुझे एड्रेस करना होता है। 4 जुलाई 1999 वाज द डी डे, मतलब उस डेट पे हमें 0.4875 पे अटैक करना था। तो एक फॉर्मेलिटी ये होता है कि मैं अपने कंपनी के साथ, पूरा चार्ली कंपनी के सारे लोगों के साथ खड़ा हूँ, लगभग 100 बंदे हैं। मेरा भी उम्र कितना था, मेरा भी सर्विस कितना था, जनवरी में ज्वाइन किया, जुलाई की बात कर रहा हूँ, 5 कुल मिला के 6 महीने का सर्विस है, एंड माई एज वॉज अराउंड 24-25 एज का होगा। एट दैट एज
100 से 120 बंदों को आपके सामने खड़ा होके आपने बोलना होता है अनपोस्टेड लेटर्स। अनपोस्टेड लेटर्स का ये मतलब होता है कि मुझे उन ट्रूप्स को एड्रेस करके ये बताना है, आप लोग एक चिट्ठी लिखिए, आप जिस चिट्ठी चिट्ठी के ऊपर जिसका नाम लिखोगे, आप युद्ध से वापस अगर नहीं आते हो, तो वो एक लेटर जो है, चिट्ठी जो है, जिसके ऊपर आपने नाम लिखा उनको पहुंचा जाएगा। अगर आप लोग युद्ध से वापस आ जाते हैं, तो वो वापस आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। मैंने आपको बड़ा सिंपल सा सरल शब्द में आपको बताया, बट इमेजिन अ स्टेट ऑफ एन ऑफिसर खड़ा होके यूनिफॉर्म में 100 बंदे आपके सामने, आपके टीम खड़ा हुआ है, आपको उनको आंखों में आंखें डाल के ये बताना पड़ेगा, इन केस यू डोंट कम बैक फ्रॉम वॉर, मतलब आप युद्ध से वापस नहीं आ सकते हो, इसका मतलब है आप युद्ध में मर भी सकते हो। इसका कितना भी स्ट्रांग हो, ये आपको बोलने में बड़ा हिचकिचाहट होता है, बड़ा अनकंफर्टेबल सा फील होता है, बट मुझे एज अ सोल्जर, एज एन ऑफिसर, एज अ टीम लीडर बताना था, मैंने उनको बताया। एक और ये होता है कि फॉर्मेलिटी होता है, जो कि जितने भी अपने पास बिलोंगिंग्स है वो सब हम डिपॉजिट करते हैं। आइडेंटिटी कार्ड हो गया, पर्स हो गया, वॉलेट हो गया, यहाँ तक कि हम अपना रैंक्स और नेम टैग भी जमा कर देते हैं, ताकि उनको पता नहीं चला। अगर हम बाई चांस हमें प्रिजनर ऑफ वॉर उन्होंने ले लिया, तो हम उन्हें पता चल जाएगा, आइडेंटिटी कार्ड होगा तो रैंक, आईसी नंबर, यूनिट कौन सा है, इसका डेट ऑफ बर्थ कैसा है, सब कुछ पता चल जाता है, तो हम सब डिपॉजिट करते हैं। आपको फिर भी लग रहा होगा कि सिंपल सी बात है, हाँ भाई जमा कर दिया, वापस आ गया तो वापस ले लिया, वो कौन सी बड़ी बात है। बट आप एक सोल्जर के जरिए से आप उस चीज को देखिए, आपका घर है करीब 1000-2000 किलोमीटर दूरी पे, और आपको बोला जा रहा है सब कुछ डिपॉजिट करो। मैंने अपनी आंखों से इतने सारे उन्होंने जवान्स को देखा हुआ है, उन्होंने अपना पर्स को निकाल रहे, अपना वॉलेट को निकाल रहे, एंड वो इंटेंसली उस फोटोग्राफ की तरफ, वो वॉलेट की तरफ, वो पर्स की तरफ देख रहे, एंड उनके आंखों में आंसू भी आ रहा है। शायद ये सोच रहे होंगे कि मतलब उनका नियर एंड डियर वंस, हो सकता है उनका बच्चों का फोटोग्राफ हो, उनके बीवी का हो, उनके माता पिता को, उनके पूरे फैमिली का फोटोग्राफ हो, उनको वो देख के उनके काफी उनके लोग आंखों में आंसू आ रहा है। प्रोबेबली थिंकिंग, ये लोग सोच रहे होंगे शायद मैं उनको देख पाऊंगा, नहीं देख पाऊंगा आगे से। 100 मतलब वहां पे 1000-2000 किलोमीटर दूरी पे अगर उनको ऐसा कुछ हो गया, तो अपने परिवारजनों से बात करना तो दूर, उनको देखना तो दूर, उनका फोटोग्राफ भी नहीं देख सकते। तो ये सोचते सोचते काफी लोगों की आंखों में आंसू आ जाता है, वो जाके हम लोग सारे डिपॉजिट कर देते हैं। लास्टली जो है, लास्टली हम क्या करते हैं, एक पंडित जी होता है, पंडित जी हवन को कंडक्ट करता है। हवन करने के बाद मुझे आके तिलक लगाया, मेरे वेपन को तिलक लगाया, एंड उसके बाद जो अंधेरा होने लगा था, अंधेरा होते 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 जब हम लोग ये सब कुछ कार्रवाई हो गया था, हमने पूरा अपने वेपन्स को चेक किया, सब कुछ आर्म्स एंड एमिनिशन चेक किया, हम बिल्कुल तैयार खड़े हुए जाने के लिए। एक लास्ट फॉर्मेलिटी, हम मैं एज एन ऑफिसर सारे ऑफिसर से जाके मिलता हूँ। पहले मैं अपना कमांडिंग ऑफिसर के पास गया, उन्होंने मुझे फर्म हैंडशेक ले गया एंड गले लग गया। गले लगने से पहले बोला कि नवीन, यू टेक केयर ऑफ ए मैन, मैन विल टेक केयर ऑफ यू। मतलब इसका मतलब ये है, आप अपने बंदों का ख्याल रखना, अपने टीम का ख्याल रखना, टीम आपका ख्याल रखेगा। मैंने कहा कि मतलब हाँ भाई, सीनियर ऑफिसर है, कुछ बोल दिया होगा, लेकिन असल मतलब समझ में नहीं आया मुझे। ऐसे एक एक अफसर से मिलता गया, लास्ट में कैप्टन विक्रम बत्रा खड़े हुए थे। विक्रम बत्रा से जाने से पहले मैं ये सोच रहा था कि हाँ भाई उनके पास जाऊंगा, वो कुछ हो ना, पंच वर्ड्स जिसको बोलते हैं, पंच वर्ड्स बोलेंगे, जोश टाइप बोलेंगे। ही वाज ऑलरेडी उनका 5140 जीत लिया था, पेपर में उनको फोटोग्राफ आया था, न्यूज में उनका क्लिपिंग आ रहा था, तो वो हीरो की तरह थे। उनके पास जाते जाते मैं सोच रहा था ये कुछ मतलब पावरफुल वर्ड्स बताएंगे। जाता हूँ उनके पास, एक हैंडशेक होता है, गले लग रहे हैं, गले लगने से एक एक क्षण पहले वो बोलते हैं, गले लगना यार, न जाने कौन सी मुलाकात आखिरी होगी। एंड दैट इज द टाइम मुझे लगा हाँ भाई, मैं भी युद्ध में मर सकता हूँ। तब तक मुझे तो मेरा टीम को लीड करना है, मेरा टीम को मोटिवेट करना है, उनको जोश करना है, उनको पावरफुल करना है, ये सब मैं सोच रहा था, अपने बारे में तो सोचा ही नहीं था। तब मुझे लगा हाँ भाई, मैं भी कुछ, मेरे को भी कुछ हो सकता है। सब रेडी हो गए, फिर हमने एक बार वेपन चेक किया, कोड वर्ड चेक किया, रेडियो सेट सिग्नल आ रहा है नहीं आ रहा है चेक किया। अंधेरा हो चुका है, पहाड़ के नीचे बिल्कुल खड़े हुए हैं। वहां पे एक अपना जो यूनिट का वर्क रहे, दुर्गे माता की जय। जब मैंने एक बार दुर्गे माता की जय बोला, जो मेरे पीछे बंदे 100 बंदे दुर्गे माता की जय उन्होंने जैसे बोला, इट वॉज इलेक्ट्रीफाइंग। इतना बढ़िया सा एक एटमोस्फेयर बन गया था, एवरीबॉडी वॉज चार्ज अप, मतलब उनको रोक के रखना पड़ता था, इतना उतना चार्ज अप हो गए थे।
तब तक हमें शायद हो सकता था कि अनसर्टेनिटी मतलब होगा, क्या नहीं होगा, आऊँगा, नहीं आऊँगा, जीतेंगे, नहीं जीतेंगे, ये सब अनसर्टेनिटी होता है। मतलब पता नहीं आगे क्या होने वाला है। ये सब सोच के थोड़ा-सा अजीब-सा लगता है, थोड़ा-सा डर भी रहता है। माँ-बाप के बारे में चिंता रहता है, सोसाइटी के बारे में चिंता रहता है। ऑल दैट स्टफ तब तक ही रहता है जब तक आप दुर्गा माता की नहीं जय नहीं बोलोगे। एक बार हमने दुर्गा माता की जय बोल दिया तो उसके बाद तो अपने दिमाग में एक ही चीज़ था, किसी न किसी तरीके से 0.4875 पे तिरंगा लहराना है, वो एक ही अपने दिमाग में था। तो यहाँ पे ये बताना चाहूँगा 4th जुलाई 1999 4th जुलाई 1999 रात को हमने अटैक शुरू किया एंड पहाड़ जिसके ऊपर 4875 अगर हमने अटैक करना है इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल पहाड़ की चोटी पे कुछ 4-5 एनिमीज बैठे हुए 4-5 पाकिस बैठे हुए हैं, खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। बहुत बड़ा पहाड़ है, जहाँ-जहाँ हमें रिज लाइन जिसको बोलते हैं, जहाँ-जहाँ से हम चढ़ाई चढ़ सकते हैं, वहाँ पे उन्होंने बंकर संगड़ बना के रखा होता है। उसको एक-एक क्लियर करते हम आगे तक जाना होता है। तो 4th नाइट को हम चल पड़ते हैं, 5th अर्ली मॉर्निंग मतलब अभी सुबह हुआ नहीं है, रात भर हम चलते रहे, रात भर उनको डॉज करते-करते एक ऐसी जगह पे पहुँचते हैं, जहाँ पे उनका फर्स्ट 3 बंकर्स 3 बंकर हम देख लेते हैं। तो मैं एज़ अ ऑफिसर सोचता हूँ कि मतलब अगर मैं एक साथ मानो 100 लोगों को आगे आगे लेके बढ़ूँगा, तो उनको सरप्राइज़ एलिमेंट जो है, उनको पता नहीं कि हम लोग अटैक लॉन्च कर चुके हैं। अगर मैं एक साथ बंदों को मूव करने लगूँगा, तो ज़ाहिर-सी बात है कुछ साउंड होगा, कोई स्लिप करेगा, कोई नीचे गिरेगा, कोई साउंड आ जाएगा, तो वो जाग जाएँगे। तो सरप्राइज़ एलिमेंट मेंटेन करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक टीम को लेफ्ट साइड बंकर, मैं सेंटर बंकर में अटैक करना था और एक राइट साइड बंकर को एक टीम को डिटेल किया। एंड 3-3, 4-4 बंदे ही थे उसमें। उनका ये टास्क था कि उनको बिल्कुल उसके नज़दीक जाना है। मैं भी अपना सेंटर वाले बंकर के नज़दीक जाऊँगा। जाने के बाद मैं एक इशारा करूँगा। इशारा करते ही तीनों टीम एक साथ ग्रेनेड निकालेंगे, ग्रेनेड उसमें फेंकेंगे। एंड फेंकते ही जितना अपने पास हथियार है उसको ड्रॉ करके जितना बुलेट्स हो सकता है उसमें डाल देंगे। तो ये प्लान डिसाइड हुआ। हम लोग क्रॉल करते-करते गए। बिल्कुल उसके बंकर के पीछे छुप गए। पाकिस्तानियों को पता नहीं है अभी हम आ गए। तो मैंने जैसे देखा कि दोनों टीम पहुंच गया, मैंने एक इशारा किया, इशारा करते ही हमने ग्रेनेड निकाला, ग्रेनेड को डाल दिया एंड वेपन को निकाल के जितना हम लोग उसको बुलेट डाल सकते थे उसमें डालना शुरू कर दिया। तब तक ऊपर जो पाकिस्तानी बैठे हुए उनको भी पता चल गया कि मतलब इतना हल्ला गुल्ला हो रहा है, इतना फायरिंग हो रहा है, तो उन्होंने भी ऊपर से फायर खोल दिया। एंड सरप्राइज एलिमेंट जब तक उनको पता चलेगा कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, उससे पहले हमने 3 बंकर को ऑक्यूपाई कर लिया। 3 बंकर ऑक्यूपाई कर लिया मतलब हमें एक फुट होल्ड मिल गया, हमें एक जगह अपने आप को डिप्लॉय करने का एक जगह मिल गया। तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, ऑक्यूपाई करने के बाद वहाँ पे जो एनिमी शव पड़े होते हैं, एनिमी डेड बॉडीज जो पड़े होते हैं उसको बाहर निकालना होता है। वहाँ पे कोई माइन्स है तो उसको डिफ्यूज करना है, वेपन्स जो नीचे की तरफ थे उसको आगे करना है, ये सब हम कर रहे थे। तब मैं मुड़ के देखता हूँ कि क्या देखता हूँ, मतलब मेरा एक जो साथी था, मेरा जो एक साथी था, वो मुँह नीचे करके पड़ा हुआ था, गिरा हुआ था। हाथ एक अलग से जगह पे ट्विस्ट हुआ है, पैर ट्विस्ट हुआ है। तो मुझे पता नहीं चल रहा था कौन है। तो सुबह हो ही रहा था, मैं उसके पास दौड़ के आता हूँ एंड दौड़ के आने के बाद उसको ऐसे जैसे ही टिल्ट किया, इमेजिन यू नो अंधे सुबह-सुबह मतलब वो ना सूरज की रोशनी उसके मुँह के ऊपर पड़ रही है, मैंने टर्न दैट बॉडी, ही वाज़ माय वेरी जिसको बडी हम जिसको बोलते हैं, मेरे साथ जो बहुत अच्छा रिलेशन था श्याम सिंह, वो शामे वाज़ द फर्स्ट कैजुअल्टी जिसको मैं शामे बोलता था, श्याम सिंह था उसका नाम, शामे बोलता था, वो फर्स्ट कैजुअल्टी हो गया। मुझे बड़ा बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। तो ये 5 तारीख की सुबह की बात है। युद्ध में ज़ाहिर-सी बात है किसी को चोट लगना है, किसी को मतलब यू नो उसके बारे में ज़्यादा सोच के, ज़्यादा हताश होके, ज़्यादा डिप्रेस्ड होके बैठ नहीं सकते, युद्ध को हमने आगे बढ़ाना है। तो हम आगे बढ़ते गए, श्याम सिंह की बॉडी, शामे की बॉडी हमने नीचे भेजा, हम लड़ाई जारी किया। तो आप सोच के देखिए 5th डे मतलब 4th आफ्टरनून को हमने खाना खाया था। 4 तारीख दोपहर को हमने चा खाना खाया था, उसके बाद हम चल पड़े थे। 5 तारीख सुबह की मैंने घटना बताई। 5 तारीख हिडी दिन एंटायर डे वी केप्ट ऑन फाइटिंग। पूरे दिन हमने लड़ाई किया। 5 तारीख रात को हमने लड़ाई किया। 6 तारीख दोपहर तक हम लोग लड़ते ही रहे, लड़ते ही रहे। हमें क्या है, एक बंकर से एक बंकर के चले गए तो हमें एक अचीवमेंट है। एक बड़ा-सा पत्थर है और दूसरे पत्थर की तरफ हम भाग गए, तो इतना ऑक्यूपाई हमने डिस्टेंस ऑक्यूपाई कर लिया, उतना हम नज़दीक जा रहे हैं फ्यूचर के। ये करते-करते 6th आफ्टरनून तक हम लोग आगे निकल गए थे।
6th आफ्टरनून मेरा जो कमांडिंग ऑफिसर है उनका एक मैसेज आता है, नवीन आप लोगों ने 4 तारीख दोपहर को खाना खाया था, अभी 6 तारीख दोपहर हो चुका है, मतलब लगभग 2 दिन से ऊपर आपने कुछ खाना नहीं खाया, तो आपको कुछ खाना भेजूँ क्या? मुझे पता था कि मतलब 48 आवर्स 2 दिन तक हम लड़ाई लग मतलब इनसिडेंट फायरिंग जिसको बोलते हैं, करते-करते अब जो एम्युनिशन था, अपने पास जो हथियार थे, वो कम होने लगे थे। तो मैं वापस रेडियो सेट में जाके मैसेज दिया कि सर आप खाने की चिंता छोड़िए, मुझे अभी एम्युनिशन कम पड़ रहा है, तो थोड़ा-सा एम्युनिशन को भेजिए। एंड दैट इज़ द टाइम जैसे उनको ये मैसेज मिला, तब कैप्टन विक्रम बत्रा को ये आदेश मिलता है कि मतलब आप जाके 4875 पे आप भी डिप्लॉय हो जाइए, नवीन के साथ जुड़ जाइए। तो वो उनके टीम के साथ पूरा एम्युनिशन के साथ आके मेरे पास जुड़ जाते हैं। एंड जैसे हमें पता चला कि कैप्टन विक्रम बत्रा आ गए, तो नया एक लहर सी दौड़ गई कि मतलब एक खुशी सा माहौल बन गया कि विक्रम बत्रा भी आ गए, तो अभी तो हम लड़ाई और तेजी से करेंगे। तो आके मेल मिलाप हुआ, प्लान डिस्कस हुआ, उनको मैंने पूरी तरह से समझाया कि मैंने क्या कहाँ तक हमने लड़ाई है, बंकर कहाँ पे है, फायर कहाँ से आ रहा है, ये सब मैंने उनको समझाया। तो हम लोग फिर टर्न्स के बाद वो एक लड़ाई लीड कर रहे थे, वो आगे जाते थे, मैं रुक जाता था, वो रुक जाते थे, फिर मैं थोड़ा-सा आगे चला जाता था। ऐसे हम बाय रोटेशन हम आगे बढ़ रहे थे। तो 7th अर्ली मॉर्निंग मतलब 4 तारीख रात को मैंने लॉन्च किया है अटैक, 7 तारीख सुबह जस्ट सुबह हुआ है, अभी थोड़ा-थोड़ा सा अंधेरा है, लग थोड़ा-सा सूरज निकल रहा है। 7th अर्ली मॉर्निंग तक हम यहाँ तक पहुँच गए हैं कि उनका एक ही एक बंकर बचा हुआ है। अगर हम वो ऑक्यूपाई कर ले, एक लास्ट पोस्ट बचा हुआ है पाकिस्तान का। अगर हम वो पोस्ट ऑक्यूपाई कर जाते हैं, तो पूरा 4875 का हम अपने ऊपर कब्जा हो जाएगा। तो 7th अर्ली मॉर्निंग मेरे हाथ में एक AK-47 है, राइट साइड में एक बड़ा-सा पत्थर है, पत्थर के उस तरफ उनका लास्ट पोस्ट है। तो जैसे मुझे मौका मिलता था, मैं पत्थर के ऊपर चढ़ जाता था, साइड से निकल के उनको फायर करता था, फिर वापस भाग के बंकर में आ जाता था, ऐसे कर रहा था मैं। तो 7 तारीख सुबह उन्होंने क्या किया, एक हैंड ग्रेनेड उन्होंने मेरे पास फेंक दिया। हैंड ग्रेनेड पता नहीं मुझे कितने लोगों के इसके बारे में जानकारी है। आपने ऐसे पिन निकालते हैं, पिन ऐसे निकाल के फेंकते हैं, जिसको हम हैंड ग्रेनेड बोलते हैं। दैट्स अ हैंड ग्रेनेड। आप शब्द मूवी वगैरह में देखा होगा, सीरियल में देखा होगा, पेपर में पढ़ा होगा हैंड ग्रेनेड कैसे होता है। तो एक हैंड ग्रेनेड पिन निकाल के मेरे पास फेंक दिया। उसका वर्किंग भी बताना चाहूँगा। आपने पिन निकाला, ग्रेनेड को फेंका, ग्रेनेड को फेंकते अगर फट जाता है, जो फेंकता है उसको चोट लगता है। तो इसलिए उसमें डिज़ाइन ऐसा बनाया जाता है, आप पिन को निकालोगे, फेंकोगे, वो ग्रेनेड जाके गिरेगा, गिर के 2-3 सेकंड के बाद फटेगा ताकि काफ़ी ज़्यादा लोगों को हानि हो, नुकसान पहुँचे। उसमें एक फ्यूज़ होता है 4 सेकंड्स का, तो 4 सेकंड के बाद फटता है वो। ना उसका किलिंग रेडियस सोच लीजिए, मान लीजिए अगर ग्रेनेड यहाँ पे गिरा हुआ है एंड अगर यहाँ पे फट गया, तो इसके जो जो 5 मीटर का जो दायरा है, वो पूरा मतलब ब्लास्ट हो जाता है, पूरे ऊपर मतलब इट इज़ श्रेडेड, टोर्न अपार्ट, पीस-पीस हो जाता है। तो ऐसा ग्रेनेड मेरे सामने आके पैर के सामने गिर गया। मैं वो अभी उठ नहीं सकता, उठ के दौड़ने लगूँगा तो ऊपर पाकिस्तानी बैठे हुए, वो मुझे आसानी से देख के मेरे को शूट कर देंगे। तो मुझे पता था कि मतलब 4 सेकंड का टाइम लैग है, तो मैंने उसको उठाया, वापस फेंकने की कोशिश किया। आप सोच के देखिए, मतलब आप कोई भी फेस्टिवल में, कोई भी त्योहार में आप अगर पटाखे जलाते हो, तो कितना दूर भागते हो। बट मेरे पास एक लाइव ग्रेनेड पड़ा हुआ है, उसको मैंने उठाया, वापस फेंकने की कोशिश किया। बट आप ये भी सोचना पड़ेगा आपको कि किसी चीज़ को आपने एक पत्थर को, एक बॉल को कि कुछ भी आपने फेंकना है, तो पूरा एक आप हाथ का स्विंग चाहिए ऐसा, पूरा हाथ का स्विंग चाहिए। वो स्विंग मुझे नहीं मिला बिकॉज़ मैं एक छोटी-सी जगह पे बैठा हुआ था, मतलब वो ना ज़्यादा हिल-डुल नहीं सकता था, तो मैंने उठाया, वापस फेंकने की कोशिश किया। बट अनफॉर्च्यूनेटली हाथ का स्विंग नहीं मिला, तो क्या हुआ, वो पत्थर से लगा ग्रेनेड फिर आके वापस मेरे पैर के फिर रोल होके मेरे पैर के बिल्कुल सामने, जहाँ था थोड़ी-सी दूरी पे आके गिर गया। यकीन मानिए वहाँ पे 4 सेकंड टाइम लैग में शायद मैं 2-3 मिनट पहुँच चुका हूँ। मतलब 1 आध सेकंड बचा हुआ है, ग्रेनेड फटेगा। एंड ग्रेनेड फटेगा तो मुझे पता था ग्रेनेड इतना नज़दीक अगर फटता है तो मैं तो ज़िंदा नहीं बचूँगा। उस टाइम पे मतलब 1-2 सेकंड के अंदर वो मेरे ज़िंदगी के सबसे बड़े जो 2 सेकंड थे, मतलब उस 2 सेकंड मेरा इतना लंबा जा रहा था कि मतलब मैं सोच रहा हूँ कि मैं अगर मरूँगा, मुझे पता है कि मैं मरूँगा। मेरे माता-पिता को, मेरे रिलेटिव्स को, मेरे भाई-बहन को, सबको तो दुःख होगा ही होगा। बट अगर मैं ऐसे ही बैठा रहा, ग्रेनेड फटा, तो मेरा वो जो ऊपर का हिस्सा है, उसके ऊपर पूरा मतलब इट विल बी ब्लोन,
इट विल बी पूरा शरीर ये पूरा निकल जाएगा हिस्सा, तो घर वापस क्या भेजेंगे? मैं ये सोच रहा था, भगवान से ये दुआ कर रहा था कि भगवान एटलीस्ट मेरा जो चेहरा है, उनको तो सही सलामत रखो, सो दैट कि मतलब मेरे माँ-बाप को लास्ट में, अंत में मेरा एक बार चेहरा देखने का तो मौका मिले, मैं तो मर ही जाऊँगा पता है। तो ये प्रे करते, भगवान से प्रार्थना करते मैं राइट को जंप कर गया। द मोमेंट आई जंप टू द राइट, द ग्रेनेड टूक ऑफ एंड ग्रेनेड ऐसा ब्लास्ट हुआ कि अगले 10-15 सेकंड के लिए मुझे पता ही नहीं चला मुझे क्या हुआ है, मैं जिंदा हूँ, मैं मरा हूँ, क्या है पता ही नहीं चल रहा। 10-15 सेकंड के बाद मुझे थोड़ा बहुत हेलुसिनेशन जिसको बोलते हैं कि एक अजीब सा मैं फीलिंग में था, कानों में गूंजने की आवाज आ रही थी, पूरा डस्ट बिखरा पड़ा हुआ है, जो मैं बंकर में बैठा हुआ था पूरा गिर चुका है, स्मेल ऑफ कॉर्डाइट जिसको बोलते हैं, स्मेल ऑफ कॉर्डाइट है, बर्न्ड फ्लेश का स्मेल आ रहा है, ये सब स्मेल आ रहा है, बट पीछे से कुछ आवाज सुनाई दे रहा है। आवाज ये था कि पाकिस्तानी अपने पास दौड़ के आ रहे थे, काउंटर अटैक लॉन्च कर रहे थे। उतना सेंस करते मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। द फर्स्ट थिंग आई सी इज, जहां पे मैं बैठा हुआ था वो बंकर गिरा हुआ था, डस्ट सेटल हो ही रहा था, तब मैं दूर से आंखों से देख रहा हूँ कि मतलब एक व्यक्ति दौड़ता हुआ फायर करता हुआ पाकिस्तान की तरफ दौड़ता हुआ मेरे पास आ रहा है, एंड वो मेरा बिल्कुल बंकर के सामने आके मेरे को देखता है, एंड द फर्स्ट थिंग ही सेज वाज, नवीन तो डरना नहीं, मैं आ गया हूँ। जैसे मैंने देखा कि मतलब कोई आके मेरे पास आके कुछ बात कर रहा है, मैंने आंखें पूरी तरह से खोला, उसको देखा एंड सेंस किया, समझने की कोशिश किया। वो कैप्टन विक्रम बत्रा मेरे सामने खड़े हुए थे, वो पाकिस्तान की तरफ फायर कर रहे थे, बीच बीच में फायर करते करते मेरे को बोल रहे थे, नवीन तू डरना नहीं, मैं आ गया हूँ। उनको देखते ही मुझे पता चल गया, हाँ भाई मैं जिंदा हूँ, मैं अभी हूँ इस धरती पे, अभी मेरा जीव है। तो मैंने देखा कि मतलब मेरे लेफ्ट साइड में मेरा ग्रेनेड ब्लास्ट हो गया था, तो मेरा जो हथियार था AK-47 था, वो लेफ्ट साइड में गिरा हुआ था। उसको मैंने उठाया, उठा के मतलब मैंने भी फायर खोल दिया, उनको रोकने की कोशिश की थी, तब तक उनको भी पता चल गया नवीन साहब को चोट लगी है। ऐसे तैसे करके हमने को लॉन्च रोक दिया। वहां से कैप्टन विक्रम बत्रा मेरे को हाथ से पकड़ के खींच के थोड़ी दूरी पे लेके आते, करीब करीब मेरे को 10 मीटर तक खींच के लेके, 10 से 15 मीटर तक मेरे को खींच के लेके आते। एंड आई डोंट नो कितने लोगों ने आपने शेरशाह मूवी देखा हुआ है, उसमें एग्जैक्ट डिपिक्शन देखा गया कि मेरे को कैसे चोट लग जाता है, मेरे को कैसे वो विड्रॉ करते हैं। एंड उस सीन में आप ये भी देखोगे, मैं उनको मना कर रहा हूँ, सर मुझे नीचे नहीं जाना है, मुझे यहाँ पे लड़ाई और लड़ना है। मैंने अपने बंदों को वादा किया हुआ है कि मैं यहाँ से बिना तिरंगा लहराए वापस नहीं जाऊंगा, तो मुझे नहीं जाना है। तो विक्रम बत्रा मेरे को ऑर्डर करते हैं, वो शेरशाह मूवी में दिखाया गया कि मतलब मैं मना कर रहा हूँ, फिर भी कैप्टन विक्रम बत्रा बोल रहे नहीं आपको नीचे जाना पड़ेगा। तो मैं नीचे, फिर वो सीनियर थे मेरे, उनका आदेश मानना था मुझे, उनका आदेश का पालन करना था, तो मुझे नीचे जाने के लिए बताया। एंड मैं नीचे क्रॉल, दोनों पैर में चोट लगा हुआ है, खड़ा नहीं हो सकता, दौड़ने की बात तो दूर है। तो क्रॉलिंग जिसको बोलते हैं, क्रॉलिंग मतलब ऐसे रेंगते 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 जाना है। तो कैप्टन विक्रम, मैं नीचे चलने शुरू किया, कैप्टन विक्रम बत्रा ऊपर जाने शुरू हुए थे, तो हम दोनों ने ऐसे एक बार हाथ मिलाया, उन्होंने मेरे कंधे पे ऐसे रखा, और तो ऊपर की तरफ भागने लगे, एंड मैं नीचे की तरफ क्रॉल करने लगा। मैं क्रॉल किया होगा करीब करीब 100 से 100 टू 150 मीटर से क्रॉल नीचे गया, एंड वहां पे जाके मेरा एक बड़ा सा पत्थर था उसके पीछे चिप गया। उसके पीछे चिपने के बाद मैंने अपने आप को देखा कि मतलब क्या हुआ है, मेरा हालत, पैर का हालत तो बिल्कुल बुरी तरह हो चुका था। मेरा जो राइट लेग था, राइट लेग तो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ऐसा कोई पकड़ के खींच लो तो बाहर आ जाता, इतनी बुरी तरह से घायल हुआ था। तो वहां पे मेरा एक बंदा आता है, मेरा जो एक सोल्जर था साथ में, दौड़ के आया मेरे पास, मेरे को ऐसे कंधे पे उठाया, कंधे पे उठा के एक पत्थर से दूसरे पत्थर नीचे लाने की कोशिश कर रहा है, एक पत्थर से नीचे एक पत्थर की तरफ दौड़ रहा है। तब मैं देख रहा हूँ कि मतलब बुलेट्स, मतलब पाकिस्तानी ऊपर जो बैठे वो बुलेट्स मार रहे हैं, वो बुलेट जाके आइस में गिर रहा है, एंड आइस ऐसे उछल रहा है, वो मैं साफ तरीके से दिख रहा था मुझे। उस टाइम पे भी, उस समय पे भी पता नहीं चलता कि मतलब क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, यू आर नॉट इन योर सेंसेस, मैं अपने सेंसेस में नहीं था। तो बंदा मेरे को ऊपर ऐसे उठा के, मेरा एक सोल्जर भाग रहा है, मैं पीछे मुड़ के देख रहा हूँ कि मगर अगर मेरा पैर कट के नीचे गिर जाए, तो मेरा दिमाग में ये था कि मैं इसको साथ में लेके जाऊंगा, डॉक्टर के पास ले जाके बोलूंगा भाई स्टिच कर दो इसको, इसको लगा दो, पैर को वापस लगा दो, पैर को मतलब किसी तरीके से सी टू दैट स्टिच करके लगा दो। दैट वाज द स्टेट ऑफ मेंटालिटी आई वाज इन, आई वाज नॉट रियलाइजिंग हो सकता है नहीं सकता, वो सब आपको उस टाइम पे सूझता नहीं है।
तो आपको एक चीज़ समझना है, 7th अर्ली मॉर्निंग मेरे को चोट लगा था। सुबह-सुबह मतलब जस्ट अंधेरा, जब सूरज उग रहा था तब हुआ था। बाय द टाइम दे ब्रॉट मी डाउन, मुझे जब तक नीचे ले आया गया, रात हो चुकी है। तो इतना खून बह चुका है, इतना इन्फेक्शन स्प्रेड हो चुका है, तो मुझे डेंजरसली जैसे मैं नीचे पहुँचा, अस्पताल पहुँचा, एक छोटा-सा कैंप था, टेंट था, वहाँ पे पहुँचा, तो दे प्लेस्ड मी, उनको पता चल गया कि बहुत खून बह बह चुका है, तो इनको इमीडिएटली श्रीनगर हॉस्पिटल भेजना पड़ेगा वहाँ, क्योंकि वहाँ टेंट में मेरा ट्रीटमेंट नहीं हो सकता था, मेरा हालत बहुत खराब था। तो डॉक्टर ने मुझे डेंजरसली इल लिस्ट में प्लेस किया, इसका मतलब ये होता है कि जी भी सकते हो, मर भी सकते हो, दैट टाइप आई वाज़ इन दैट काइंड ऑफ अ थिंग। तो मुझे एक सेडेटिव मतलब इंजेक्शन दिया गया एंड बोला गया कि अगले दिन सुबह आपको हेलीकॉप्टर आएगा, आपको श्रीनगर ले जाएगा। जैसे इंजेक्शन लिया, मैं सो गया, मुझे पता ही नहीं चला आगे क्या हुआ और ऊपर क्या चल रहा है वो तो मुझे पता भी नहीं था। तो अगले दिन सुबह हुआ, मैं स्ट्रेचर पे था, मतलब दोनों पैर में चोट लगा हुआ है। सुबह हेलीकॉप्टर आ गया, हेलीकॉप्टर वेट कर रहा था मेरे को ले जाने के लिए श्रीनगर, एंड मेरे को एक स्ट्रेचर में लिटा के स्ट्रेचर में श्री हेलीकॉप्टर में डाल दिया गया। मेरे साथ एक नर्सिंग असिस्टेंट भी आया था, क्योंकि वो ड्रिप वगैरह पकड़ना था, जो भी बैंडेज हुआ था उसको टाइट पकड़ के रखना था। तो हेलीकॉप्टर उड़ता है एंड श्रीनगर की तरफ हम लोग चल पड़ते हैं। एंड उस टाइम पे बहुत ऊंचा उड़ान नहीं कर सकते थे, बहुत ऊंचा उड़ान करोगे तो पाकिस्तान आपको शूट कर देगा, हेलीकॉप्टर को भी शूट कर देगा। तो हमें बोला गया कि आप लो फ्लाइंग मतलब मीडियम फ्लाइंग करो। तो हेलीकॉप्टर टेक ऑफ होता है, श्रीनगर की तरफ हम चल पड़ते, थोड़ी ही दूरी पे हम लोग चले थे, तब वो नर्सिंग असिस्टेंट मेरे पास जो बैठा हुआ था उसने बोला कि साहब, कोट अनकोट ही से, सर डॉक्टर ने उठने से मना किया आपको, आप मत उठिए, बट वो देखिए 0.4875 पे तिरंगा लहरा रहा है। उसको उसको सुन के मुझे इतना अच्छा लगा, इतना खुशी हुआ मुझे। मैं अपने आप को बोल रहा हूँ कि मतलब ये सुनते ही मेरे से रहा नहीं गया, मतलब मैं बैठ गया, मतलब स्ट्रेचर पे ही बैठ गया। उसको देख रहा हूँ, तिरंगा को लहराते हुए देख रहा हूँ, बड़ा खुशी हुआ। तब मैं अपने आप को बोल रहा हूँ, नवीन तू मरेगा, जिएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो इंडियन आर्मी ने आपको एक टास्क दिया है, आपको एक मिशन दिया हुआ है, वो पूरा हो चुका है। 0.4875 पे ऊपर हमने तिरंगा लहरा दिया, मतलब ये हम जीत चुके हैं। बड़ा खुशी हुआ, सहन उम्र से मैं बैठ के सैल्यूट किया। सैल्यूट करके फिर मैं लेट ही रहा था, क्योंकि मतलब ऊपर भी स्प्लिंटर्स घुस चुके थे, लेट ही रहा था। जब मैं लेट रहा था तब नर्सिंग असिस्टेंट ने एक और बात मुझे बताई। उसने बताया, साहब इसके लिए हमने कीमत चुकाई है, बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। मैंने कहा, उस्ताद हमने क्या कीमत चुकाई है? तो उसने उल्टा वापस जवाब दिया, ही सेज, उसने बोला कि साहब कैप्टन विक्रम बत्रा नहीं रहे। जैसे मैंने ये बात सुन लिया कि मतलब कैप्टन विक्रम बत्रा नहीं रहे, मुझे इतना बड़ा झटका लगा। आप सोच के देखिए, मतलब इतने हम लोग करीब थे, साथ में एक लड़ाई लड़ा था, उन्होंने मेरे को रेस्क्यू किया था, उन्होंने मुझे नीचे लेके आए थे, फिर उन्होंने लड़ाई आगे कंटिन्यू किया था, उनको हमें खोना पड़ा। उसको दैट प्रॉब्ली आई कुड नॉट डाइजेस्ट दैट, आई कुड नॉट टेक इट। तो फिर मैं स्ट्रेचर पे अनकॉन्शियस होके गिर गया। नेक्स्ट मुझे जो होश आया, वो होश आया श्रीनगर हॉस्पिटल में। श्रीनगर से मुझे दिल्ली हॉस्पिटल ले जाया गया। दिल्ली हॉस्पिटल में भी ट्रीटमेंट, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी होना था, तो एक एक रिसर्च एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, रिसर्च एंड रेफरल दिल्ली में, वहाँ मुझे भेजा गया। एंड वहाँ ट्रीटमेंट मेरा होते आप 21 महीने तक, 21 मंथ्स आई वाज इन द हॉस्पिटल। छोटे-मोटे सर्जरी तो बहुत हुए, बट 8 मेजर सर्जरीज़ मेरे पैर के ऊपर किया गया। अल्टीमेटली 21 महीने के बाद, हॉस्पिटलाइजेशन के बाद, जब डॉक्टर्स को लगा कि मतलब उसको सर्जरी से किसी भी हॉस्पिटल में रख के उसका पैर इससे ज़्यादा ठीक नहीं हो सकता, तो मुझे आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर पुणे में जो है वहाँ पे भेजा गया। वहाँ पे मेरा पूरा पैर का नाप देख के, जो ट्विस्ट हुआ था, जो डिफ़ॉर्मिटी हुआ था, पैरालिसिस हुआ था, उस सब को देखते हुए मेरे को दोनों पैर में बड़ा-बड़ा सा शू, मतलब नी जॉइंट तक शू पहनाया गया, एंड दोनों हाथ में जो क्रचेस बोलते हैं, क्रचेस दिया गया। एंड उसके बाद मुझे अनफिट टू सर्व इन आर्मी, मेडिकली आप आर्मी में अभी सर्व नहीं कर सकते, आपको फौज छोड़ना पड़ेगा, ये बोल के मुझे उन्होंने घर भेज दिया। घर जब उन्होंने भेजा, ये बताया गया था कि मतलब आपको वो शूज जो है, जो नीज तक जो बड़े-बड़े शूज है आपको दोनों पैर में, और जो क्रचेस है, उसको लेके ही आपको जिंदगी भर चलना पड़ेगा। तो मैं दिल्ली वापस गया, दिल्ली से बैंगलोर आया, बैंगलोर से मेरा जो होम टाउन है हुबली, वहाँ जितना मैं जर्नी किया, वहाँ पे मैं पूरा सोच रहा था, यही सोच रहा था कि मुझे इंडिपेंडेंट रहना है,
मुझे उन बैसाखियों के सहारे अपनी ज़िंदगी नहीं जीना है। तो मतलब अल्टीमेटली मैं अपने आप को बहुत मुश्किल में बहुत फिज़ियोथेरेपी किया, योगा किया, एक्सरसाइज़ किया। अल्टीमेटली एक दिन ऐसा आया कि मतलब 1 आध साल बाद कि मतलब आई एवरीथिंग मैं आजकल इंडिपेंडेंटली कर लेता हूँ। काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि मतलब भाई तू कितना बदकिस्मत है, अनफॉर्च्यूनेट है कि तू जॉइन किया 6 महीने के अंदर लड़ाई हो गया और तेरे को 6 महीने के अंदर-अंदर चोट लग गया और 21 महीने हॉस्पिटल में रहा। मतलब सर्विस से ज़्यादा तेरा हॉस्पिटल पीरियड था एंड तू वापस भी आ गया एंड ज़िंदगी भर के लिए तू अपाहिज भी हो गया। मतलब मैं उन लोगों को ऐसे लोगों को ये कहना चाहूँगा कि मतलब आई कंसिडर माय सेल्फ बदकिस्मत नहीं, सबसे खुशकिस्मत आदमी हूँ। मतलब आई एम द मोस्ट फॉर्च्यूनेट पर्सन। अदर कितने लोगों को ऐसा लोगों को मौका मिलता है, जो आपको 6 महीने के अंदर आपने जो देशभक्ति था, आपके जज़्बा था, उसको आपने डेमोंस्ट्रेट किया, उसके अपनी दुनिया के सामने रखा एंड जैसे आपका काम खत्म हो गया, आप फ़ौज छोड़ के वापस आ गए, किसी और मतलब करियर को लीड करने के लिए। तो आई कंसिडर माय सेल्फ रियली फॉर्च्यूनेट। तो ये रहा मेरा एक छोटा-सा 6 महीने का ही सर्विस हो सकता है। 6 महीने के अंदर जितना मैं कर सकता था इस देश के लिए उतना करने का मुझे भगवान ने मौका दिया। उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। नॉट ओनली दैट एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर मुझे ऐसा ज़िंदगी और 7 बार जीने का मौका और 7 बार जीने का मौका मिलेगा, मैं फिर यही करना चाहूँगा कि मतलब आई वुड लाइक टू गो इंटू द इंडियन आर्मी, जॉइन द डिफेंस फोर्सेस एंड अगर भगवान ने चाहा तो उसी यूनिट 13 बटालियन जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स में जाके अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं युद्ध के ऊपर युद्ध इस देश के लिए लड़ना चाहूँगा। सो दैट इज़ माय ये मेरा आर्मी का सफ़र, ये मेरा एक्सपीरियंसेस ऑफ कारगिल वॉर है। या संदीप। सर थैंक यू वेरी मच। मैं सैल्यूट करता हूं आपको और देश के हर एक सोल्जर को जो हमारे देश की और हमारे देश के लोगों की सेवा के लिए बॉर्डर पे तैनात हैं या फिर कहीं भी ड्यूटी दे रहे हैं। और साथ ही साथ मैं अपने व्यूवर्स को भी बताना चाहूँगा कि जो आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं उसके लिए किसी ने कीमत दी है। हमें हर एक फौजी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आज वो बॉर्डर पे हैं इसीलिए हम घर में खुश हैं, सेफ हैं। और थैंक यू वेरी मच सर फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू, प्लेजर इज़ माइन। वंडरफुल कनेक्टिंग विद यू गाइस।